हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिल अब्बास और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि किसी टॉपिक पे आप लेक्चर अपलोड करें। सो आई एम विल हेयर प्रेजेंट। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एचआरएम से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम इसको ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा इसको छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको भी समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह आपको आगे चल के जॉब्स वगैरह में भी काम आएंगे और आपकी टेस्ट वगैरह में भी काम आएंगे। तो हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत नहीं और लाइक की भी ज़रूरत नहीं। Overview of performance appraisal. Performance appraisal means evaluating an employer's current and or past performance. Performance appraisal तब होती है जब एम्प्लॉयर्स किसी कंपनी में हायर हो जाए, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस हमें चेक तो करनी है ना, क्योंकि इंटरव्यूज़ में हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी कि आपका ये काम है। अब हम परफॉर्मेंस चेक तो करें आया कि वो एम्प्लॉयर्स हमारे दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व द सेटिंग ऑफ क्लियर क्वान्टिफाइबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड असेसिंग द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दीज मेयर। मीन्स हमने उसको जो गोल्स दिए, जो ऑब्जेक्टिव दिए थे, उस पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको गोल ये था कि भाई मार्केटिंग में आपको 1000 यूनिट पर मंथ सेल करने, क्या वो हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने उसको ऑब्जेक्टिव बना के दिए थे कि इतने टाइम में आप इतना काम करेंगे, कि आया कि उस टाइम में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओवरव्यू सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल का इतना होता है कि हम एम्प्लॉयर्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं आफ्टर एम्प्लॉयर्स हायर। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्लाइड। फर्दरली आपको अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। Objective of performance appraisal: promotions, training and development, compensation review, evaluating of HR programs, feedback and grievances। हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती क्यों है? पहले तो मैंने ओवरव्यू में बता दिया कि हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि वो सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा। उसके बाद हमारा क्या होना है भाई? अगर कोई एम्प्लॉयर्स का प्रमोशंस करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी परफॉर्मेंस ही चेक करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोशंस के लिए भी होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर एम्प्लॉयर्स कहीं पे गलती कर रहा है तो हम क्या करेंगे? उसकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, तब भी हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑब्जेक्टिव वो हैं जिसके लिए हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है, ये बात ज़हन में रहे। उसके बाद कंपनसेशन रिव्यू। अब एम्प्लॉयर्स 1 साल या 2 साल कंपनी में काम करता है, फिर उसकी भी डिमांड आती है कि मेरी बेसिक पे बढ़ाई जाए, मेरा बोनसेस बढ़ाए जाए, मेरी सैलरी बढ़ाई जाए। तो हम एवं ही तो नहीं बढ़ाएंगे, पहले उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि आया वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे? कंपनसेशन रिव्यू भी करेंगे, बेसिक पे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद एवेल्यूएशन ऑफ HR प्रोग्राम। जो HR ने हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करके दिए थे, उन पे वो पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। बहुत से कंपनी का मैं हूँ तो मैं चेक करूँगा कि जो HR के प्रोग्राम्स थे उस पे एम्प्लॉयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद फीडबैक एंड ग्रीवेंसेस। अगर एम्प्लॉयर से हम फीडबैक लेना चाहे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, कहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट लाने की, कोई मशीन वगैरह तो ख़राब नहीं, कहीं पे कोई भी डिस्टर्बेंस तो नहीं आई, मीन्स एम्प्लॉयर से हम फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। ग्रीवेंसेस में कोई लड़ाई वगैरह हो गई, उसके बाद भी हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। आउटसाइड दी प्रोफाइल भी उसका चेक करेंगे कि भाई ये एम्प्लॉयर सही वे में हमें मिला है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हो गया उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दीज स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल: डिफाइनिंग द जॉब एंड सेट द गोल। जब एक एम्प्लॉयर क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हो जाता है तो क्या होता है, अब उनमें
हमने उसको गोल सेट करके दिए भाई। अगर एक मार्केटिंग का बंदा है तो हम उसको कहेंगे कि भाई 1000 पर मंथ यूनिट आपको सेल करने हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ये होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे कि हमने जो गोल इनको सेट करके दिया थे आया कि उस परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद जब परफॉर्मेंस हम चेक कर लेंगे उसके बाद हम फीडबैक सेशन डिस्कस अप्रेजल विथ एम्प्लॉयर। हमने जो इसको 1000 यूनिट का टारगेट दिया वो पूरा नहीं कर पाया तो उससे हम फीडबैक लेंगे, डिस्कस करेंगे भाई क्या मसला था, कोई कंपनी में कोई खामी है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई खामी है तभी आप ये मार्केटिंग का जो हमने टारगेट दिया था वो आपने पूरा नहीं किया, या कोई और मसले मसाइल आ रहे हैं। अगर उसने मार्केटिंग में हमने जो गोल्स दिए उस पर वो पूरा उतरा, उसने अच्छी परफॉर्म, फिर भी हम फीडबैक लेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम हमारा कैसा लगा और आपको कौन सी मुश्किलातें दरपेश आई, कौन सी इम्प्रूवमेंट आनी है। तो ये होता है स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, देयर आर मैनी मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपेरिजन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, नैरेटिव फॉर्म्स, बिहेवियरल इनकरेक्टिंग मेथड। हमने स्टेप्स तो पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, ओवरव्यू भी ले लिया। अब हम करते हैं किस तरह से चेक है, उनके मेथड भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो हम मेथड पर एक मिनट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बस। और आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। रेटिंग मेथड में क्या होता है, द एम्प्लॉयर विद कंपेयर विथ ऑल अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ वर्क। द employer is ranked from highest to lowest, from the best to worst. Example, the evaluator rates the employee from highest to lowest rank sum overall. एक एम्प्लॉयर्स की हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे सब एम्प्लॉयर्स के साथ। अगर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें 6-7 बंदे तो होंगे। तो हमने जो इसको टारगेट दिए हुए होते हैं और हमें फिर रिज़ल्ट मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, जिसने ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, जिसने कम यूनिट उससे सेल किए हैं उसको सेकंड देंगे। जैसे कि बी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, मतलब इसने ज़्यादा, मतलब हमारा टारगेट सही नंबर से पूरा किया और ज़्यादा भी किया। इस तरह से ये रैंकिंग मेथड में सिर्फ ये होता है कि हम रैंक करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, सारे एम्प्लॉयर से कंपेयर करके। उसके बाद होता है पेयर्ड कंपेरिजन। ईच एम्प्लॉयर इज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयर वन ऑन वन बेसिस बेस्ड ऑन वन ट्रेड। एक एम्प्लॉयर को कंपेयर करते हैं दूसरे एम्प्लॉयर से, ना कि जैसे कि मैंने पहले बताया रैंकिंग मेथड में कि सब एम्प्लॉयर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि हम एक एम्प्लॉयर्स को एक ही एम्प्लॉयर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, मीन्स पेयर्ड कंपेरिजन। एक एम्प्लॉयर को एक ही करेंगे। फॉर एग्जांपल ए एम्प्लॉयर से पहले बी से करेंगे, बाद में सी से करेंगे, बाद में डी से करेंगे सबसे, मगर वन बाय वन ऑन वन ट्रेड। वो ट्रेड क्वालिटी भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में 6 बंदे हैं, अब एक का मुझे प्रमोशन करना है तो हम 6 को 6 के साथ हम नहीं करेंगे कंपेयर, वन बाय वन करेंगे। किसी में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो किसी में क्वालिटी अच्छी होगी, किसी में वर्क ऑफ हार्ड अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी कंपेरिजन वन बाय वन ऑन वन ट्रेड होगी। या किसी पोजीशन के लिए 2 ही बंदे हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उसको आपस में कंपेयर करेंगे, जो अच्छा लगा उसको हम प्रमोशंस कर देंगे। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड जो है वो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये आप लफ्ज़ से ही समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन में अचानक कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स का बिहेवियर कैसा होता है उसको हम चेक करते हैं। द मैनेजर प्रोजेक्टली रिकॉर्ड्स क्रिटिकल इंसिडेंट ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर। मैनेजर पहले ही वहाँ पे एक लिस्ट बना के रखा हुआ होता है कि ये गुड बिहेवियर है, ये गुड बिहेवियर है, ये बेस्ट बिहेवियर है। अगर एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में आग लग चुकी है तो एम्प्लॉयर सडनली किसी को इन्फॉर्म करता है ये अच्छा बिहेवियर है, अगर देख के हंस रहा है तो ये वर्स्ट बिहेवियर है, उसके मुताबिक रेटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल जल्दी बताने पे 10 मार्क्स से और एम्प्लॉयर्स हंस रहा है तो उस पर 5 मार्क्स से, अगर एम्प्लॉयर्स भाग गया तो उस पर 0 मार्क्स है। अब उस वक्त जो एम्प्लॉयर्स ने
मतलब जो बिहेव किया उसके मुताबिक रैंकिंग स्केल होगी। अ लिस्ट ऑफ नदर वे गुड आर बैड, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक लिस्ट बनाएगा मैनेजर अपने पास बिहेवियर की, उसके मुताबिक वो क्या करेगा, रैंक करेगा। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट असाइन द स्कोर दैट इंसिडेंट, ये एक ग्रुप बैठेगा फिर बिहेवियर लिखेगा, उस पर रैंकिंग में मार्क्स पहले ही बना लिए हुए होंगे, फिर मैनेजर ऑब्ज़र्व करेगा, ऑब्जर्वेशन होगी, इंक्वायरी होगी, जिस एम्प्लॉयर ने अच्छा परफॉर्मेंस की होगी उस सडन इंसिडेंट में आग भी लग सकती है, स्ट्राइक भी हो सकता है, मशीन भी ख़राब हो सकती है। जो एम्प्लॉयर्स बिहेवियर करते हैं उस पर हम रैंकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, देखें, इन्फॉर्म द सुपरवाइज़र इमीडिएटली, कोई एम्प्लॉयर्स अगर सुपरवाइज़र को जल्दी बताता है उस पर 5 नंबर है। बिकम एंशंस ऑन लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब वो थोड़ा एंशंस है तो उस पर 4 होगा। ट्राई टू रिपेयर टू मशीन, और अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गई है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ये भी अच्छा है कि बिहेवियर है, उस पर 3 मार्क्स है। कंप्लेन फॉर पुअर मेंटेनेंस, मतलब कंप्लेन करता है, मतलब मेंटेनेंस के लिए, वो भी बाद में, तो ये इतना अच्छा नहीं है, तो उस पर 2। वाज हैप्पी टू फोर्स टू टेक, खुश हो रहा है, बाहर आग लगी हुई है। अगर अचानक, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, फायर सडन ब्रेकडाउन एक्सीडेंट, खुश हो रहा है तो ये वर्स्ट है, इस पर सिर्फ 1 मार्क्स है। ये एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने बना लिया है स्केल, इसको मैनेजर को बना के दी है। अब एम्प्लॉयर जैसे ही बिहेवियर करेगा, ये पहले से ही स्केल के नंबर लगे हुए हैं, उसके मुताबिक फिर उसको क्या करेगा, रैंक करेगा। उसके बाद है नैरेटिव मेथड। नैरेटिव मेथड आल्सो नोन एज easy evaluate method, the rater is asked to express the strong as well weak points of the employer। ये एक पूरी टेबल बनी हुई होगी। the raters consider of following points, job knowledge, job potential, other thing। आगे देखते हैं, अगर इसका एग्जांपल नहीं मैंने लिखा हुआ तो ये नैरेटिव में क्या होता है कि सारी स्केल बनेगी, उसमें एम्प्लॉयर्स को जो मैनेजर ऑब्जर्व करेगा, फिर उसकी वीक पॉइंट भी लिखेगा, उसकी जो कि ज़्यादा अच्छी पॉइंट है वीक पॉइंट भी लिखेगा, और जिसमें अच्छा काम कर रहा है वो पॉइंट भी लिखेगा। तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयर्स की स्किल्स का पता चलेगा, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे वीक नहीं है। तो उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग भी देंगे, डेवलपमेंट भी देंगे, प्रमोशंस भी करेंगे। सिंपल यही है। उसके बाद बिहेवियरल इनकरेजिंग स्किल, जनरेट द क्रिटिकल इंस्टिंक्ट, सेलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशन। ये आप बस इसमें से ये समझ लें, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट एग्जांपल पे चलेंगे तो पता लग जाएगा। एक्सट्रीमली गुड, इसमें क्या होता है, हम एक कैटेगरी बना लेते हैं कि गुड कौन है, अबव एवरेज कौन है, एवरेज कौन है, ज़्यादा अच्छा बंदा कौन सा है, पुअर कौन सा है, एक्सट्रीमली पुअर कौन सा है। ये बिहेवियर की लिस्ट यहाँ पे भी पहले बनी हुई होगी। कैन एक्सप्रेस स्ट्रेंथ टू मेक वैल्यूएबल सजेशन फॉर इंक्रीज सेल्स एंड हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, उस कस्टमर के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप है और मार्केटिंग इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक अच्छा बिहेवियर है। यहाँ पे हम इसको क्या रैंक करेंगे, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो उसके बाद नंबर 6 पे गुड, कैन एक्सपेक्ट टू इनिशिएट क्रिएटिव आइडियाज एंड इम्प्रूव सेल, सेल में इम्प्रूव आ रही है तो ये एक गुड है। उसके बाद अबव एवरेज है, कैन एक्सपेक्ट टू कीप टू टच विद कस्टमर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में वो कस्टमर के साथ टच रह रहा होता है, ये अबव एवरेज है। एवरेज कैन मैनेज विद डिफिकल्ट टू डिलीवर द गोल्स इन द टाइम के मुताबिक काम कर रहा है, दिस इज एवरेज। बिलो एवरेज, कैन एक्सपेक्ट टू कैन एक्सपेक्ट टू अनलोड द ट्रक्स व्हेन आस्क्ड बाय द सुपरवाइजर, मतलब ये लोड ट्रक वगैरह तब करता है जब सुपरवाइजर उससे पूछता है, मीन्स सोचते। कैन एक्सपेक्ट टू इन्फॉर्म ओनली पार्ट ऑफ द कस्टमर, ये पुअर है। उसके बाद एक्सट्रीमली पुअर है, इसके मुताबिक हम मार्क्स देते हैं। द एंड, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ गेन हुआ है इस वीडियो से तो मेहरबानी करके हमें लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।